आज के क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ KVS, NVS एवं LT की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उत्पादक संघ कार्टेल का उद्देश्य किसे अधिकतम करना है? उद्योगों का लाभ, व्यक्तिगत लाभ, सदस्यों का लाभ या सदस्यों के उत्पादन का हिस्सा। तो कार्टेल अल्पाधिकार बाजार में फर्मों के मध्य एक समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों का लाभ अधिकतम करना होता है। कार्टेल मुख्य रूप से कपटपूर्ण संधि समझौता के तहत कीमत युद्ध से बचने के लिए एक समझौता कर लेती हैं फर्में, जिसे क्या कहा जाता है? कार्टेल कहा जाता है। कार्टेल एक स्वतंत्र संस्था होती है जिसमें 8 से 10 फर्में केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं जो सभी फर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कार्टेल एक ऐसी कीमत या उत्पादन मात्रा निर्धारित करती है जिससे सभी फर्मों का लाभ अधिकतम हो सके। अर्थात कह सकते हैं कि कार्टेल का उद्देश्य समूह के लाभ को अधिकतम करना होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा कि उत्पादक संघ या कार्टेल का उद्देश्य उद्योगों का लाभ अधिकतम करना होता है। दूसरा क्वेश्चन, वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागतें पूरा कर पाती है कहलाता है? ए संतुलन बिंदु, बी अधिकतम बिंदु, सी उत्पादन बंद होने का बिंदु, डी कोई नहीं। तो वह बिंदु जहां फर्म अपनी परिवर्तनशील लागत पूरा कर पाती है तो उसे कहते हैं उत्पादन बंद होने का बिंदु या ताला बंद बिंदु। तो दो का आंसर हो जाएगा सी। पी अगर ज़्यादा है AVC से तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फर्म हानि में उत्पादन करेगी। उत्पादन न होने पर ऐसी स्थिति में हानि फर्म को ज़्यादा होगी। अगर P बराबर AVC है तो फर्म उत्पादन करेगी। ऐसी स्थिति में अनुभव को प्राप्त करने के लिए फर्म उत्पादन करेगी, जिसे शटडाउन पॉइंट कहा जाता है। अगर P बराबर AVC है तो इस स्थिति को शटडाउन पॉइंट कहा जाता है। अगर P कम है AVC से तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि AVC कीमत से ज़्यादा है और उत्पादन करने पर क्या होगा? हानि की स्थिति प्राप्त होगी। तो इसे ही ताला बंद बिंदु कहा जाता है या उत्पादन बंद होने का बिंदु कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो का आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर, कौन सा कथन सत्य है? कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे सीमांत आगम, कुल आगम बिक्री इकाइयाँ गुणे औसत आगम। तो कुल आगम या टोटल रेवेन्यू बराबर होता है बिक्री इकाइयाँ Q गुणे AR या P, एवरेज रेवेन्यू या P औसत आगम। तो इस प्रकार से कुल आगम बराबर होगा बिक्री इकाइयाँ गुणे औसत आगम। बी सही हो जाएगा। 3 का बी सही होगा। 4, एक फर्म विक्रय लागत व्यय करती है किस बाजार में? एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में, सभी बाजार में। तो फर्म विक्रय लागत या विज्ञापन लागत एकाधिकारिक प्रतियोगिता में व्यय करती है। 4 का सी सही हो जाएगा। इसके अलावा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अगर बात की जाए तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार का प्रतिपादन 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किया था। चैम्बरलिन ने पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच की स्थिति को एकाधिकारिक बाजार कहा। अब एकाधिकारिक बाजार की क्या विशेषताएं हैं? विक्रेता या फर्मों की संख्या अधिक होती है। फर्मों की संख्या
ज़्यादा होती है, क्रेता की संख्या अधिक होती है, वस्तु विभेद होता है, समान होते हुए भी वस्तु कैसी होती है, विभेदित। जैसे मान लेते हैं कोई पंखा है तो वह रंग, रूप, आकार में अंतर है, लेकिन काम उसका सिर्फ गर्मी में हवा देना है या हवा देना है। तो इस संदर्भ में एकाधिकार में वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है। फर्म का लागत ढांचा यू आकार का होता है एकाधिकार स्थिति में। फर्म अपनी उत्पादन एवं कीमत स्वतः निर्धारित करती है और फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत का वहन करती हैं, अर्थात जिसे कह सकते हैं कि फर्में क्या करती हैं, विज्ञापन लागत व्यय करती हैं। तो इस प्रकार से विक्रय लागत वहन करने वाली बाजार कौन सी है, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। अगला 5 नंबर, लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होती है जब ए प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, बी प्रतिस्पर्धा एकाधिकारिक हो, प्रतिस्पर्धा शुद्ध हो, प्रतिस्पर्धा अपूर्ण हो। तो जब प्रतिस्पर्धा शुद्ध होती है तब लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र होती है। तो 5 का सी सही हो जाएगा। 6, 7 सकल लाभ बराबर, सकल लाभ किसके बराबर होता है, कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत, कुल आगम गुणे कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम प्लस कुल स्पष्ट लागत, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल अस्पष्ट लागत। तो सकल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट प्लस अस्पष्ट लागत। तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होता है तब औसत लागत वक्र का ढाल कैसा होता है। तो जब सीमांत लागत औसत लागत वक्र के बराबर होता है तो ये मार्जिनल कास्ट मतलब सीमांत लागत और ये एवरेज कास्ट मतलब अवसर लागत। तो जब सीमांत लागत अवसर लागत के बराबर हो, तो यहाँ सीमांत लागत अवसर लागत के बराबर है तो औसत लागत वक्र कैसा होता है, एवरेज। तो औसत लागत वक्र 0 होता है। तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AR दिया है 2.5 है, MR 0.5 है और क्या कीमत लोच पूछ रहा है। तो कीमत लोच बराबर AR बटे AR माइनस MR। AR कितना दिया है 2.5 बटे 2.5 माइनस 0.5। तो ये बचेगा 2.5 बटे 2.5 माइनस 0.5। तो 2.5 बटे 0.2। तो इसको काटने पर आंसर आ जाएगा 1.25। तो 1.25 कौन सा है, बी। 9 का बी सही हो जाएगा। 10, किसने 2 मांग वक्रों के माध्यम से दीर्घकालिक समूह साम्यावस्था का सिद्धांत विकसित किया। तो चेम्बरलिन ने दीर्घकालीन समूह साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था का सिद्धांत विकसित किया। 10 का ए सही हो जाएगा। 11, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। तो एकाधिकार बाजार में मांग की आड़ी लोच 0 होती है। बी सही हो जाएगा। अगर पूर्ण प्रतियोगिता में पूछा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच भी अनंत होती है, लेकिन एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच 0 होती है। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है। मांग की ढाल या लोच ऋणात्मक या इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। पूर्ति वक्र का अभाव होता है। फर्म कीमत निर्माता होती है और कीमत विभेद की विशेषता एकाधिकार बाजार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया। तो प्रोफेसर कीन्स ने राजकोषीय नीति पर बल दिया। कीन्स के पहले क्लासिकल अर्थशास्त्री हस्तक्षेप नीति की बातों पर बल देते थे, लेकिन 1929 की विश्वव्यापी मंदी ने हस्तक्षेप नीति की
बातों का घोर विरोध हुआ और 1929 में केन्स ने हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से समग्र मांग बढ़ाने की बात कही, जिसमें इन्होंने C+I+G+X-M की बात कही और इसी के माध्यम से राजकोषीय नीति को लागू करने की वकालत की केन्स ने। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति पर किस अर्थशास्त्री ने बल दिया? तो केन्स ने बल दिया था। 12 C सही हो जाएगा। 13 विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? A पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, सही है। B आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, ये भी सही है। C विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, ये भी सही है। D उपयुक्त सभी। तो विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपयुक्त सभी हैं। 13 D सही हो जाएगा। 14 नंबर सामान्य सेवाओं पर व्यय है, तो सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। 15 नंबर घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है। क्या बताती है घाटे की वित्त व्यवस्था? कीमत में वृद्धि, कीमत में गिरावट, कीमत में नियंत्रण, कोई नहीं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था कीमत में वृद्धि की बात करती है। 15 का ए सही हो जाएगा। 16 आयात एवं निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर। तो आयात एवं निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। निगम कर फैक्ट्रियों के लाभांश पर लगाया जाता है। संपत्ति कर व्यक्ति की संपत्ति आय पर लगाया जाता है। उत्पाद कर वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया गया कर उत्पाद कर कहलाता है। 17 नंबर वस्तु एवं सेवा कर की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए यह एक बिक्री कर का प्रकार है। बी जीएसटी मूल्यवर्धित कर है। सी इसे प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। डी यह एक अंतिम पड़ाव कर है। तो वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है? जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 अप्रैल 2017 से लागू होने की बात तत्कालिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने की थी, लेकिन कुछ समय बढ़ाकर इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो 18 का सी सही हो जाएगा। 19 विश्व बैंक की यह संस्था नहीं है। तो विश्व बैंक समूह की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID। ये संस्थाएं 5 संस्थाएं विश्व बैंक समूह की संस्थाएं हैं। तो IBRD है, IDA है, मीगा है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, डी नहीं होगा इसमें। 19 का डी ऑप्शन सही है। IDA की स्थापना की बात की जाए तो 1945 में हुई थी IDA की स्थापना। IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी। IDA की 1960 में, IFC 1956 और मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी और ICSID की स्थापना 1966 में हुई थी। और इन सब संस्थाओं के, या कह सकते हैं कि विश्व बैंक समूह संस्थाओं के मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन, दोहा वार्ता हुई थी। दोहा वार्ता कतर में, क्यूबा में, ब्रिटेन में, जापान में। तो दोहा वार्ता कतर में हुई थी। 21 नंबर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया या प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993-94 में प्रारंभ की गई थी। बी सही हो जाएगा। अगला, निम्न चित्र में उपभोक्ता की कुल बचत मापी जाती है। तो उपभोक्ता की कुल बचत CFET ये वाला चतुर्भुज उपभोक्ता की बचत है। डी सही हो जाएगा। 22। 23 किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया? चैम्बरलिन, रिकार्डो, बोल्डिंग, मार्शल। तो बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत का नाम दिया।
लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक शुम्पेटर हैं। तो इसके बाद 25 से ए सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए।